मैंने अपनी माँ से पूछा, मम्मी आप सन 2000 में कितने का दूध खरीदते थे? तो मम्मी ने कहा 22 रुपए लीटर, वो भी तबेले का दूध था। घर पे आके बंदा देके जाता था। आज वही दूध हमें जाके दुकान पे खरीदना पड़ रहा है, फिर भी वो कितने का पता है? नहीं। 100 रुपए का। इन्फ्लेशन जिस तरीके से बढ़ता जा रहा है हमारे देश में, सिर्फ यही एक कारण नहीं है जो अमीर को अमीर और गरीब को गरीब बनाते जा रहा है। गरीब आदमी के पास पैसा आते ही सबसे पहले वो खर्च करता है, फिर अगर कुछ बचा तो इन्वेस्ट करता है। वहीं पर अमीर आदमी पहले इन्वेस्ट करता है, उसके बाद खर्च करता है। फ्रेंड्स, एक आदमी जिसकी पगार सिर्फ 15 से 20 हजार रुपए है, उसके 2 बच्चे हैं, बीवी है, ठीक है। एक बच्चा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है, एक सरकारी स्कूल में पढ़ता है। दोनों के खर्चे पूरे हो रहे हैं, घर परिवार अच्छे से चल रहा है। एक सेकंड हैंड स्कूटर भी है उनके पास। बहुत ही लैविश जिंदगी तो नहीं जी रहे हैं वो लोग, बट ऑन एन एवरेज एक अच्छी जिंदगी कह सकते हो। अब आप सोच रहे होंगे ये कैसे पॉसिबल है? 20 हजार की नौकरी में 2 बच्चों को पढ़ा भी रहा है बंदा, घर का खर्चा भी चल रहा है, स्कूटर भी है, सब कुछ अच्छे से मैनेज हो रहा है। हमारे साथ तो ऐसा नहीं हो रहा है। अब आप कहोगे मैं तो 50 हजार कमाता हूँ, मेरे साथ नहीं हो रहा है, मैं 1 लाख रुपए कमाता हूँ फिर भी मेरे साथ नहीं हो रहा है। बट फ्रेंड्स, ये रियलिटी है 2000 की। मैक्सिमम लोगों के पेरेंट्स की यही कंडीशन थी कि वो 15-20 हजार रुपए कमाते थे और पूरा घर चलाते थे। बच्चों की शादी उन्होंने करवाई, उन्होंने अपनी जिंदगी में रहते रहते घर भी ले लिया, हम सबको पढ़ा लिखा के यहाँ तक पहुंचाया, ठीक है, सब कुछ किया उसी 15-20 हजार की पगार में। बट आज का वही युवा 50 हजार 1 लाख में भी नहीं कर पा रहा है। मेरे पापा की भी यही हालत थी। 15-20 हजार रुपए मुश्किल से आते थे घर में, घर का पूरा खर्चा पूरा हो जाता था। मुझे लगता है वो रिटायरमेंट तक 40 हजार तक भी नहीं पहुंचे, बट घर पूरा अकेला उन्होंने चलाया। आज हम मिलकर उतने अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे, उनसे कई गुना ज्यादा कमा रहे हैं बट उतने अच्छे से मैनेज नहीं कर पा रहे। सो इसका मेन रीजन क्या है? सबसे पहले दिमाग में वही आता है, इन्फ्लेशन। आज जो चीजों के रेट बढ़े हैं उन्हीं की वजह से हो रही है। सो डेटा ये कहता है सन 2000 में जिस चीज की कीमत 100 रुपए थी ना, आज उसकी हो गई है 132 रुपए। और सैलरी, इनकम, जो 100 रुपए की कैपेसिटी थी इंसान की खरीदने की, वो बढ़ी है 125 रुपए तक। तो कहीं ना कहीं हम प्राइस जिस हिसाब से बढ़ी है उस हिसाब से हमारी इनकम नहीं बढ़ी है। लेकिन जो इन्फ्लेशन का ये डेटा जो बता रहे हैं ना, मुझे लगता है गलत है। मैंने अपनी माँ से पूछा, मम्मी आप सन 2000 में कितने का दूध खरीदते थे? तो मम्मी ने कहा 22 रुपए लीटर, वो भी तबेले का दूध था। घर पे आके बंदा देके जाता था। आज वही दूध हमें जाके दुकान पे खरीदना पड़ रहा है, फिर भी वो कितने का है पता है? 100 रुपए का। आप खुद अपने पेरेंट्स से पूछना, 20s के टाइम पे चावल कितने का था? पता चलेगा आपको 5 रुपया, 8 रुपया, 10 रुपए का था। आज वो 100 रुपए में मिल रहा है। दाल कितने की थी? तेल कितने का था? आपको पता चलेगा महंगाई कितनी तेजी से बढ़ी है हमारे देश में। बट वहीं पर इनकम उतनी तेजी से नहीं बढ़ी है। आज जो हमें इनकम टैक्स में 12,75,000 तक जो छूट मिली है, वो एक राहत तो है, बट उसमें जो पहले डिडक्शन होते थे, ठीक है, जैसे कि लोन ले लिया आपने, ठीक है, होम लोन अगर आप पे कर रहे हो तो वो उसमें माइनस होता था, आपको उस पर टैक्स नहीं भरना पड़ता था। बट 12,75,000 का स्लैब आ जाने से वो सारे एग्जेम्पशन, हेल्थ इंश्योरेंस के, लोन के, सब खत्म कर दिए गए हैं। तो स्ट्रेट अवे 12,75,000 तक आपको कोई टैक्स नहीं है, उसके ऊपर आपको टैक्स है। ये डायरेक्ट टैक्स से थोड़ी तो राहत आम आदमी को मिली है, बट जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसका क्या? एक बात मैं पूछता हूं आपसे, आप कोई जूता लेने जाते हो, ठीक है, कोई कपड़ा लेने जाते हो, ठीक है, आप भले गरीब हो या भले बहुत बड़े अमीर हो, आपको सेम परसेंटेज जीएसटी पे करना पड़ता है। अगर 18% एक अमीर पे कर रहा है तो 18% एक गरीब भी पे कर रहा है। ये बहुत बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करता है। अपने पेरेंट्स से आप पूछना 2000 में रेंट कितना था? जो रेंट वो पे करते थे ना, आज उसका कई गुना मल्टीप्लाई हो चुका है आज की डेट में। हॉस्पिटल का देखो, उनका तो अलग ही लेवल चल रहा है। 14% के हिसाब से हॉस्पिटल का इन्फ्लेशन बढ़ता चला जा रहा है। जो ऑपरेशन आज से 3-4 साल पहले, ठीक है, 5 लाख में होता था ना, अब वो 10 लाख में हो रहा है, ठीक है। अभी अगले 4-5 साल के बाद वो 10 लाख की जगह 20 लाख में होगा। इस हिसाब से तो हॉस्पिटल की कॉस्ट बढ़ती जा रही है, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल का तो क्या ही कहना। आज नॉर्मल प्री स्कूलिंग में बच्चे को डालते हैं ना, उसका 2000, 4000, 5000 तक पे करना पड़ रहा है। 20s में प्री स्कूलिंग जैसी कोई चीज ही नहीं थी। 20-50 रुपए की ट्यूशन में बच्चे पढ़ लेते थे। और ये एक बहुत बड़ा रीजन है जिसकी वजह से मिडिल क्लास जो है ना, और गरीब होता ही चला जा रहा है हमारे देश में। और जो अमीर लोग हैं वो तो फॉरेन निकल जा रहे हैं। अभी मैं एफएमसीजी कंपनियों का डेटा देख रहा था, जैसे कि ब्रिटानिया हो गई, गोदरेज हो गई, जो लोग डेली यूसेज वाले प्रोडक्ट बेचते हैं, उनका जो टॉप प्रीमियम कैटेगरी वाला प्रोडक्ट है वो एज इट इज अच्छे से चल रहा है, क्योंकि जो अमीर लोग हैं उसको अफोर्ड कर पाते हैं तो वो तो बेहतर चल रहा है। बट जो सबसे बड़ी सेलिंग उनकी जो होती है ना, वो मिडिल क्लास को जाता है, वो एक ना स्टैग्नेशन लेवल पे आ गया है। 3-4 साल से वो ग्रो ही नहीं हो रहा है। तो ये साफ दर्शाता है कि लोगों के पास पैसे कम बच रहे हैं, इसकी वजह से लोग खर्च कम कर रहे हैं। सो ये देखो रियलिटी है, इससे हम ना मुंह नहीं मोड़ सकते।
अब हम ये नहीं कह सकते गवर्नमेंट हमारे हिसाब से, हमारी तरीके से बजट पास करे, ये तो होने से रहा, ठीक है। वो बजट अपने हिसाब से निकालते हैं, उनके पास अलग ही डेटा आता है जिसमें आम आदमी की इतनी कुछ सहूलियत नहीं होती है, वो अपने हिसाब से कर लेते हैं। मैं खान सर की एक वीडियो देख रहा था, उसमें उन्होंने बताया कि जो मशीनरीज होती है ना हॉस्पिटल में जो यूज करते हैं, जैसे कि MRI की मशीनें हो गई, ठीक है, बड़ी बड़ी जो आजकल मशीनें आ गई हैं, वो सब हम जर्मनी से इंपोर्ट करते हैं। अब सोचो हमारे पास इतनी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम वो मशीनरीज बना पाए अपने कंट्री में। अरे मिक्सर तक तो हमारा जापान से आ रहा है, और उसमें सरकार क्या कर रही है, बड़ी बेशर्मी से GST चार्ज कर दे रही है। गवर्नमेंट को एटलीस्ट ये डिसाइड करना चाहिए, खाने पीने पे, दाल चावल आटे पे, इस पे तो टैक्स नहीं लेना चाहिए। दूसरा, ऐसी चीजें जिससे लोगों की हेल्प हो रही है, ठीक है, जो लोगों की जिंदगियां बचा रही है, उन पर टैक्स नहीं करना चाहिए। बाकी आपको क्या लगता है, आप अपनी राय जरूर दें कमेंट में। और यार प्लीज चैनल को अपना प्यार दो, थोड़ा लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और दूसरों तक भी ये शेयर करो ताकि ये नॉलेज आप तक ही ना रहे। अब हम आते हैं कि देखो ये कुछ चीजें हैं जो हमारे कंट्रोल में नहीं है। अब इसको बोल देना, इसको सुन लेना, समझ लेना, इससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है क्या? नहीं होती है। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे हम अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें, हम मिडिल क्लास के इस ट्रैप से बाहर निकल सकें। तो इसके लिए ना कदम हमें खुद उठाने पड़ेंगे। हम ये सोचते रह जाएंगे कि सरकार हमारे लिए कुछ करेगी, कोई आएगा हमारे लिए कुछ करेगा, ऐसा देखो होने से रहा। हमें अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी होगी और खुद से अपने लिए कुछ डिसीजन लेने होंगे। तो इसके लिए ना मैं आपको, एक फेमस बुक है रिच डैड पुअर डैड, रॉबर्ट कियोसाकी जी की, ये बुक अगर आपने पढ़ी होगी तो आपको पता होगा, नहीं पढ़े होगे कोई बात नहीं, मैं आपको इजी स्टेप में एक्सप्लेन करता हूं। उसमें एक वर्ड यूज हुआ है कैश फ्लो। आज हम बात करने वाले हैं कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बारे में, जिससे एटलीस्ट आपको ये बेसिक आइडिया आ जाएगा कि हमारे कंट्रोल में क्या है और क्या चीजें हम अगर करना बंद कर दें तो हम इस मिडिल क्लास से बाहर निकल जाएंगे। तो ये कैश फ्लो क्वाड्रेंट कैसा काम करता है, इसमें 4 कॉलम होते हैं, ठीक है, एम्प्लॉय, सेल्फ एम्प्लॉय, दूसरी तरफ है बिजनेस और इन्वेस्टर्स। फ्रेंड्स, इसी चारों सर्कल में पूरी दुनिया के लोग हैं, सिर्फ इंडिया के लोग नहीं। हाँ, तो एम्प्लॉयज और सेल्फ एम्प्लॉयज में 95% लोग हैं, और ये कमाते कितने हैं, सिर्फ 5%। और बिजनेस और इन्वेस्टर में सिर्फ 5% जनता है जो कमाती है 95%। ये हार्श रियलिटी है, ये कड़वा सच है, और हमें इसे मानना चाहिए, क्योंकि जब तक आप मानोगे नहीं ना, तब तक आप अपने आप को बदलोगे नहीं। अब क्या किया जाए, कल से काम छोड़ के बिजनेस चालू कर दिया जाए? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है। एक बार आप समझो कि आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप काम करना है ताकि आप अपनी लाइफ को बेहतर बना सको। मान के चलो आप एम्प्लॉय हो या सेल्फ एम्प्लॉय हो, ठीक है, आप बिजनेस तो डायरेक्टली चालू नहीं कर सकते, राइट, बट आप इन्वेस्टर तो बन सकते हो ना, अपने पैसों को थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट तो कर सकते हो ना, तो वो करना शुरू कर सकते हो। अब मैं आपको कैश फ्लो समझाता हूँ, पुअर का कैसा है, मिडिल क्लास का कैसा है, और रिच क्लास का कैसा है। पुअर क्लास में क्या होता है, इनकम होती है, ठीक है, उसके बाद उनका एक्सपेंस होता है, खर्चे होते हैं, घर का रेंट भरना हुआ, बिजली की बिल भरनी हुई, बच्चे की फीस भरनी हुई है, दवाई का खर्चा, सेविंग जीरो, सेविंग उनकी कुछ नहीं हो पाती है क्योंकि इनकम ही कम होती है, ठीक है, उसमें खर्चे जब दुनिया भर के होते हैं तो सेविंग जीरो हो जाती है। मिडिल क्लास में क्या होता है, इनकम थोड़ी ठीक ठाक होती है, ठीक है, बट खर्चे भी फिर ठीक ठाक हो जाते हैं। इनकम हुआ, फिर उसके बाद खर्चे हुए उनके, जो भी उनके घर के खर्चे हुए, रेंट हो गया, बिजली का बिल हो गया, फीस हो गई बच्चों की, खाना पीने का खर्चा हो गया, वो हो गया। उसके अलावा इनके खर्चे क्या आता है, इनके घर का EMI चालू हो जाता है, फोन होगा वो भी EMI पे होगा, गाड़ी होगी EMI पे होगी। तो ये एडिशनल खर्चों की वजह से जो इनकी एक्स्ट्रा इनकम आ रही थी वो भी उसमें चली जाती है। सेविंग कितना हुआ, जीरो, और कुछ सेविंग कर भी लिए तो थोड़ा मोड़ा किया। और रिच क्लास का क्या होता है, इनकम, इनके के बाद उनका एक्सपेंस नहीं होता है, वो सबसे पहले बिल्ड करते हैं एसेट्स। यही हम नहीं करते हैं, यही सिर्फ हमारी सोच में फर्क है। वो सबसे पहले अपने एसेट बिल्ड करते हैं, उसके बाद जो एसेट से कमाते हैं उससे अपना घर रन करते हैं। अब ये इन बिगिनिंग, शुरुआत में तो आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा, बट इसको मैं और डिटेल से समझाता हूं। आप कोई पैसा कमाया, आपने उसका कोई स्टॉक परचेस किया, ठीक है, वो स्टॉक का जो डिविडेंड आ रहा है, आप उस पैसे से अपना खर्चा चला रहे हो। ये उस तरीके से काम करते हैं। बट आप बोलोगे यार मेरे पास इतना पैसा थोड़ी ना कि मैं स्टॉक ले लूंगा इतना सारा, उसका डिविडेंड आएगा जिससे मेरा खर्चा चलेगा। नहीं, ऐसा नहीं है, इसको टाइम लगेगा, बट लेकिन जब अपनी आदतों को आप बदलोगे तो क्या होगा, आप धीरे धीरे अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते जाओगे, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आपका इन्वेस्टमेंट इतना बड़ा हो जाएगा कि उसकी डिविडेंड से आपका खर्चा चलेगा। तो जैसे मैंने पहले ही डिक्लेयर किया, ये कोई 21 दिन वाली स्कीम नहीं है कि भाई आपने पैसा डाला और 21 दिन में पैसा डबल। नहीं फ्रेंड्स, ऐसी लालच में बिल्कुल मत पड़ना, ये सब बहुत स्कैम चल रहे हैं दुनिया भर के, लोगों के अकाउंट खाली हो रहे हैं, तो आप ऐसे स्कीम में मत पड़ना। आपको क्या करना है, बिल्ड करना है बिजनेस। अब मैं एक एग्जांपल समझाता हूँ आपको। एक बंदा था, ठीक है, वो जॉब करता था, वो एम्प्लॉय, ठीक है, उसने क्या किया, अपने गांव में देखा कि यार कुछ बिजनेस डाला जाए, ठीक है, तो गांव में साइड में यूपी का बंदा था, वहाँ इडली डोसा इतना चलता नहीं है। उसने एक कारीगर को कन्विंस किया, पकड़ा, गांव में जाके इडली डोसे की दुकान डाली, ठीक है, थोड़ा बहुत सिटी के अंदर ही डाली, दुकान डाली, लोगों को नई चीजें मिली और लोगों ने खरीदना चालू किया। वो अपना जॉब कर रहा है,
सिर्फ वहां पर क्या है, अपने पापा को लगा दिया है ताकि वो जाके उसको मॉनिटर करे कितना धंधा हो रहा है, कितना क्या हो रहा है। वो स्टॉल से अच्छी खासी इनकम करने लगा, ठीक है। वैसे उसने 2 स्टॉल और डाल दिए। अब इसमें क्या होगा कि वो स्टॉल जब डाला तो लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। अब उसका पैसा आ रहा है, उसको जॉब करने की अब जरूरत नहीं है। अब वो उसी बिजनेस में इन्वॉल्व कर सकता है, 2 की जगह 4, 4 की जगह 8 जो है दुकानें डाल सकता है। तो ऐसा कुछ छोटा मोटा बिजनेस सोचो। शुरुआत में तो हर कोई छोटे से ही स्टार्ट करता है। गूगल भी एक छोटे से घर से स्टार्ट हुई थी कंपनी, राइट। तो वैसा कुछ छोटा मोटा सोचो। बट एसेट बिल्ड करना बहुत जरूरी है, और हम लोग जो है ना ये एसेट बिल्ड कर नहीं है। एक बार हमने ये एसेट बिल्ड करने की आदत डाल ली तो हम भी ये मिडिल क्लास से ना रिच क्लास में निकल जाएंगे। और फ्रेंड्स, सबसे बड़ी जो मिडिल क्लास गलती करता है, जो घर लेता है ना, घर आपको क्या लगता है आपका घर है? फ्रेंड्स, 2 ईएमआई मत भरो, उसके बाद बैंक वाला आपको बता देगा ये आपका घर है या उसका घर है। सिर्फ 2 ईएमआई मत भरो आप। घर जो है ना एक प्रोडक्ट है जो बैंक को मिलता है, जिससे बैंक अपना पैसा कमाता है। 50 लाख का आप घर लेते हो, मान के चलो 20% आपने डाउन पेमेंट कर दिया, 40 लाख का लोन बचा, बराबर। 40 लाख का लोन अब जब 20 साल में 25 साल में पे करते हो तो आप कितना पे करते हो पता है? 80 लाख। ये आप झक मार के, ठीक है, उधारी लेके कुछ भी करके उसका हर महीने ईएमआई भरते हो। यही मैं आपसे कहूँ ना, एक काम करो सर, आप 10,000 का एक सिप चालू कर दो। आप 1000 रीजन बताओगे कि मेरे पास पैसे ही नहीं बच रहे। तो घर खरीदने से अच्छा ना उतने अमाउंट का आप एसआईपी करा लो, ठीक है। वो आपके फेवर में काम करेगा। उसके बाद जब आपके पास इतना पैसा हो जाए कि 70-80% आप डाउन पेमेंट कर सको, सिर्फ 20-30% लोन लेना रहे, तब आप घर लो। उसके पहले घर मत लो, क्योंकि घर जो है ना आपका नहीं, वो बैंक का प्रोडक्ट है। वो बैंक को अमीर बनाने के लिए बना है। तो चलो मैं आपको थोड़ा सा काम देता हूँ, करोगे ना काम? भाई देखो, करोगे तो आप अपने लिए करोगे, मेरे लिए नहीं करोगे। सबसे पहले आप काम क्या करो मालूम है? आप 1 महीना ही करके देखो, ज्यादा नहीं, 1 महीना सिर्फ करो। अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक करना शुरू करो। एक डायरी बना लो या मोबाइल में एक नोटपैड डालो। आप कोई भी एक्सपेंस करते हो, जैसे 2000 रुपये मम्मी को दिया, लिख दिया, ठीक है। इतना इसको ट्रांसफर किया, लिख दिया। इतने का दारू पी लिया, लिख दिया। इतना बाहर दोस्तों के साथ खा लिया, लिख दिया। 1 महीना सिर्फ आप करो, आपको ये पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ आपका पैसा जा रहा है। आज 90% लोगों का प्रॉब्लम यही है, पैसा जा कहाँ रहा है पता नहीं चल रहा है, हिसाब ही नहीं मिल रहा है। सिर्फ दोस्तों ना 1 महीना करो, अपने एक्सपेंसेस को ट्रैक कर लो। उसके बाद आपको खुद पता चल जाएगा कौन से एक्सपेंस आपको कट करना है, और उसके हिसाब से जो पैसा कट करना है उसको इन्वेस्टिंग में डालो। और मैं दूसरा काम आपको दे रहा हूँ, अपनी फैमिली के साथ डेली नहीं तो हफ्ते में 1 दिन सब लोग बैठो और सोचो कौन सा ऐसा काम करना शुरू करें, या क्या हम अलग पढ़ाई कर लें, कोर्स कर लें, कुछ अलग सीख लें, जिससे हम एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम, एक अलग सोर्स ऑफ इनकम अपनी इनकम के साथ साथ पैरेलल चालू कर सकते हैं। पूरे परिवार बैठ के सोचोगे ना, कोई ना कोई तो कुछ ना कुछ तो क्लू जरूर मिलेगा आपको। थर्ड और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट काम आपके लिए है, अपनी इन्वेस्टमेंट को ना पैसिव रखो, मतलब एक फ्लो में रखो। जैसे कि एसआईपी चालू कर दी, हर महीने को इस डेट में कट रहा है पैसा, वैसा करो। आजकल प्रॉब्लम क्या है ना, लोग जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने उतर जाते हैं ना, उनको बड़ा मजा आता है कि यार ये स्टॉक खरीदा, इसमें इन्वेस्ट किया, इसको खरीदा, इसको बेचा। फ्रेंड्स, उनका रिटर्न देखोगे ना पूरे साल भर में, उतना अच्छा नहीं मिलता। जब आपको पता है आपको इन्वेस्टमेंट करना है, ठीक है, ये आपका प्राइमरी काम नहीं है, आपको अपना प्राइमरी काम छोड़ के तो करना नहीं है, तो आप अपने इन्वेस्टमेंट को पैसिव बना लो। एक डेट फिक्स कर लो, ये फंड है या ये स्टॉक है, मुझे हर महीने इतनी क्वांटिटी खरीदना है, इस डेट को खरीदना है बस। मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, कहाँ जा रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि आप लॉन्ग टर्म सोच रहे हो। और डेली डेली आपके पोर्टफोलियो पे मत देखो, सिर्फ 6 महीने में, 1 साल में एक बार आपको ओपन करना है, देखना है कि हाँ जिस स्टॉक में डाला हूँ वो ग्रो कर रहा है नहीं कर रहा है, कितना ग्रो किया, कितना नहीं किया, क्या पोटेंशियल है, उसके हिसाब से आप डिसीजन लो। बट अगर आप डेली डेली देखते रहोगे ना, तो कब आप लॉन्ग टर्म से शॉर्ट टर्म पे आ जाओगे ना, आपको खुद पता नहीं चलेगा। और ये मैं एक्सपीरियंस कर चुका हूँ, इसलिए प्लीज ऐसा मत करना, अपनी पोर्टफोलियो को बार बार मत देखो। चौथा काम आपके लिए ये रहेगा, सेव एज मच एज यू कैन। जितने पैसे बचा सकते हो बचाओ। सेविंग मतलब वो मम्मी पापा वाला सेविंग मत करो जो गुल्लक में पैसे डालते थे, तिजोरी में डालते थे। आपको अपने पैसे को काम पे लगाना है। आप इतनी मेहनत करते हो कमाने के लिए पैसा, तो आपके पैसे को भी मेहनत करने दो, तब जाके आप फाइनेंशियली फ्री बन पाओगे। अदरवाइज पूरी जिंदगी, दोस्तों आज मैंने देखा है, पूरी जिंदगी एक पीढ़ी सिर्फ लोन भरने में गुजार दे रही है। एक घर ले लिया है, नाम का घर है, पूरी जिंदगी उसकी ईएमआई भर रहे हैं। बच्चे जब बड़े होंगे तब वो घर में वो नहीं रह पाएंगे, फिर वो दूसरा घर लेंगे, वो भी जिंदगी भर ईएमआई भरेंगे। इसी राइट रेस में ना फंस चुके हैं, इसमें मत फंसिए। थैंक यू।